मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दर्शकों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं भोपाल की सबसे बड़ी विधानसभा हुजूर विधानसभा की, जो अस्तित्व में 2008 वर्ष में आई है और उसके बाद से वहां 3 बार चुनाव हो चुके हैं, 2008, 2013, 2018, और तीनों बार ही बीजेपी से वहां के प्रत्याशी जीतते आए हैं। ऐसे में वहां का इतिहास क्या रहा है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 2023 के चुनावों में हुजूर विधानसभा के हालात क्या हैं, वहां के जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, वहां का सिंधी वोटर क्या कहता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बता दें, आपको ये अंत तक वीडियो देखना होगा। जो भी सवाल आपको हुजूर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले होंगे दिमाग में, उन सारे सवालों के हल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हुजूर विधानसभा के बारे में। थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बात करें तो 2008 में परिसीमन के बाद यह विधानसभा अस्तित्व में आई है और भोपाल की सबसे बड़ी विधानसभा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2008, 2013, 2018। इन तीनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही है कि जब पहली बार 2008 में चुनाव हुए तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है, निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जब 2013 और 18 में प्रत्याशी यहाँ से जो वर्तमान विधायक है रामेश्वर शर्मा, वही रहे हैं। उनका इतिहास क्या है और वो किस दम पर चुनाव जीतते हैं, किस मुद्दे पर चुनाव जीतते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो वर्तमान विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो कितने मतों से जीते थे और इस बार का अंतर क्या हो सकता है, कौन चुनाव जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और किसके कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में जो भी समीकरण वहां का बनने वाला है, जो भी कंडीशन अभी वर्तमान में है, उस सारी कंडीशन को हम क्लियर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 2008 के चुनावों से। जी हाँ, 2008 के चुनाव में बीजेपी से जितेंद्र डागा ने जब चुनाव लड़ा था और भगवान दास सबनानी वहां के निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, तो उनको इन्होंने चुनाव में हराया था और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। ये बात हमने आपको बता ही दी। 2013 का वर्ष जब आया तो रामेश्वर शर्मा को टिकट मिला, जो वर्तमान में विधायक हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र मंडलोई को तकरीबन 60,000 वोटों, यानी 59,700 कुछ वोट हैं, लेकिन तकरीबन 60,000 वोटों से हराया, जो कि ये जीत और हार का एक बड़ा फासला विधानसभा चुनावों की दृष्टि से होता है। उसके बाद वर्ष आता है 2018। 2018 में दूसरी बार इन्होंने 16,000 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी को हराया था। ये भी आंकड़ा बड़ा है, लेकिन इतना आंकड़ा मतलब विधानसभा चुनाव में अक्सर देखा जाता है। 10 से 15,000, 16,000 वोटें अक्सर देखी जाती हैं जीत हार के फासले में। तो ये हो गई 2018 की बात। उसके बाद अब आपको बता दें कि 2023 में यहाँ की परिस्थिति क्या है और रामेश्वर शर्मा की कंडीशन, जो वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी कंडीशन क्या है। आपको बताएं, यहाँ सिंधी वोटर जो है उसकी महती भूमिका होती है, ये हमने बता दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में जो हिस्सा आता है, संत हृदय राम नगर वाला एरिया आता है, बैरागढ़ वाला एरिया आता है, जहां से सिंधी वोटर्स ज्यादा हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि 2023 के चुनावों के लिए इस बार रामेश्वर शर्मा का चेहरा बदलकर कोई सिंधी प्रत्याशी बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलता, लेकिन प्रत्याशी रिपीट किया गया है। ऐसे में लोगों का कहना यह भी है कि सिंधी वोटर्स की महती भूमिका होती है, निर्णायक वोटर है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार प्रत्याशी का बदलाव न करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बहरहाल ये चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, वो उससे आपको जानकारी लगेगी कि क्या होने वाला है। और यह भी डिपेंड करता है कि कांग्रेस यहाँ से अपना प्रत्याशी किसे बनाती है। हालांकि कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे वो पिछले प्रत्याशियों में से 2-3 प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा। उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन उम्मीद लगाए बैठा है और इस बार किसके चांस हैं टिकट मिलने के। साथ ही साथ आपको ये बता दें, रामेश्वर शर्मा की जो जीत होती है या चुनाव जीतते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा मुद्दा, उनका जो प्रमुख मुद्दा होता है वह क्या होता है। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने विकास क्या किया है, वहाँ की जनता बखूबी इस विकास को जानती है। हालांकि एक बड़ी 6 लेन वहाँ बन रही है, जो कि अभी बड़ा मुद्दा है उनके लिए, लेकिन वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा, ये सब छोटे मुद्दे हो जाते हैं उनके एक बड़े मुद्दे से, वो मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा। इस मुद्दे पर वो जनता के बीच में चुनाव प्रचार में भी जाते हैं और हमने भी कई बार उनको देखा है और उनके वीडियोज ऐसे हैं जहाँ पे वो
हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू समाज के लिए जो बातें कहते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और इसी के दम पर वो चुनाव जीतते आए हैं। कहीं ना कहीं इस बात की ही जीतने में सबसे बड़ी भूमिका है। अब आपको ये जातिगत जो समीकरण है इस विधानसभा का वह भी बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ सामान्य और ओबीसी वोटर है, इन दोनों को मिलाकर 73% वोट सबसे ज़्यादा वोटर्स जो हैं इसी के हैं। ऐसे में सामान्य और ओबीसी वोटर यहाँ पे निर्णायक भूमिका में होता है। साथ ही साथ आपको हमने ये बता ही दिया है कि यहाँ जो भूमिका होने वाली सिंधी समाज की भी काफ़ी अहम होने वाली है। और आपको यह भी बता दें यहाँ 2,96,000 तकरीबन 3 लाख के तकरीबन वोटर है। ऐसे में पुरुष जो वोटर है 1,55,000 है और महिला वोटर 1,40,000 के आसपास है। ऐसे में जो यहाँ की महत्वपूर्ण भूमिका में महिलाएं भी हैं 1,40,000। लाडली बहना योजना का कितना फ़ायदा यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को भी अभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा लाडली बहना का इस समय मध्य प्रदेश में है। कुछ महिलाओं के लिए, कुछ महिलाओं के लिए नहीं भी है। उनके घर में जो पुरुष हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पुरुष वर्ग के कहने पे वोट जाता है। ऐसे में पुरुष वर्ग इस बार थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन की ओर रुख मोड़ के बैठा है। बहरहाल अभी हम फिर से कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, पुरुषों के मन में ये चीज़ है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता विरोधी लहर भी है, थोड़ा बहुत हमने इसके लिए वीडियो भी बनाया है और आपने शायद देखा भी हो, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में अभी जो वर्तमान में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है। और उसके पीछे की वजहें भी बताई थी हमने, और इसी कारण मध्य प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्री 7 सांसदों को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। इस क्षेत्र की पहचान और मुद्दे की बात कर लें तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान बैरागढ़ मार्केट, संत हृदयराम नगर जो मार्केट है उस मार्केट यानी में कपड़ा बाजार लगता है उस पूरे मार्केट में। तो ऐसे में सबसे बड़ी पहचान का जरिया ये कपड़ा बाजार है। और साथ ही अगर इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ, इस क्षेत्र में खुले नाले नालियाँ जो हैं उनको बंद कराना एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अभी भी विकास के लगातार कार्य किए जा रहे थे इनके विधायकों द्वारा, ये ऐसा कहते हैं और ये कहा जाता है, लेकिन अभी भी ये स्थिति उतनी ठीक नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नई विकसित कॉलोनियां हैं उनको सड़कों और स्ट्रीट लाइट से जोड़ना एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी भी जो नई विकसित कॉलोनियां हुई हैं या विकसित हो रही हैं वहां तक सड़कें नहीं बनी हैं और स्ट्रीट लाइट से नहीं जोड़ा जा चुका है। तो कम से कम ये जो दो मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पार्किंग स्थलों का निर्माण करवाना भी एक मुद्दा है और फुटपाथ जो हैं उनसे अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको हटाना भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विधानसभा में इस बार की कंडीशन यानी रामेश्वर शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं उनकी कंडीशन थोड़ा सा नाजुक है, क्योंकि आप 2008 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा जो देखेंगे जीत का वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ऐसे में इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस और रामेश्वर शर्मा यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर हम विराम इसलिए लगा देते हैं कि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाना जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इस बार टक्कर इतिहास में जितनी कभी नहीं हुई उतनी टक्कर इस बार होने वाली है। और कांग्रेस से अगर प्रत्याशी जनता के मन का, वोटर्स के मन का अगर कोई आ जाता है तो हो सकता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार चुनाव निकाल ले जाए। बहरहाल इस बार आपको यह भी बता देते हैं कि जो कांग्रेस से दावेदार हैं वो जितेंद्र डागा हैं, जो पहले विधायक भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं और ये सुषमा स्वराज के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह के भी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में ये आस लगाए बैठे हैं और ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि इनको टिकट मिलने वाली है। आपको बता दें इनकी भी अच्छी खासी पकड़ है और हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा इनके मिलने से टिकट, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ है तो हो सकता है इनको भी चुन लिया जाए या प्रत्याशी हो सकते हैं, ये सिर्फ अनुमान है। साथ ही साथ आपको बता दें नरेश ज्ञानचंदानी और अवनीश भार्गव भी इसी क्रम में शामिल हैं, ये भी आस लगाए बैठे हैं कि इनको टिकट मिलेगी। बहरहाल हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होना है, और रामेश्वर शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वो इस बार चुनकर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? कांग्रेस का प्रत्याशी चुनकर आ सकता है या क्या वहाँ की परिस्थिति इस बार कह रही है चुनाव में? क्योंकि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हमने देखा है कि सत्ता विरोधी लहर हावी है। ऐसे में इस बार भोपाल की सबसे बड़ी विधानसभा का हाल भी जानना बेहद अहम है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप हुजूर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं
या आपको राजनीतिक समझ है हुजूर विधानसभा क्षेत्र की, तो आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल इस विधानसभा से संबंधित आपके जहन में आ रहा हो और आपको उसका जवाब नहीं मिला हो तो कमेंट के जरिए वो सवाल भी पूछेगा, हम उस सवाल का जवाब भी देंगे। बहरहाल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये अहम है, क्योंकि हम सारी मध्य प्रदेश की विधानसभाओं को कवर करने वाले हैं। और सिर्फ स्टूडियो में बैठ के कवर करने वाले बिल्कुल नहीं है, फील्ड में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो भी जाएंगे और बातचीत करेंगे। ऐसे में आपको ताज़ा हाल बताते रहेंगे। धन्यवाद।